सभी साथियों को वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो भी आपके राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्त लेखा नियम अर्थात आरएसआर और जीएफआर में अभी तक जो भी अमेंडमेंट हो चुके हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों हम आपको कराएंगे। साथियों लगभग 66 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे आपके सारे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दें। इसमें से करीब 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस में लेट एज अमेंडमेंट लिखा हुआ है। यदि इन पर अधिक जोर दिया गया तो आपके लिए गागर में एक सागर के रूप में बहुत कारगर साबित होगा ये वीडियो। साथियों वैसे तो हमने हमारा प्ले स्टोर वर्षिका एकेडमी ऐप पे इसको हमने अपलोड कर दिया गया है। साथ ही में 9 चंद्रयान और 4 जीएफआर के चंद्रयान अर्थात 9 तो आरएसआर 4 जीएफआर के चंद्रयान भी इसके साथ कोर्स के साथ अपलोड किया है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सामान्य वित्त लेखा नियम के किस नियम के तहत ऑल कलेक्टर एवं ऑल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है? यह भी हाल ही आदेश दिनांक 21/8/2023 को जारी किया गया है। ठीक है साथियों, नियम 2 का 16/8, नियम 2 का 17/8, नियम 2 का 14/8, नियम 2 का 15/8। साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो क्वेश्चन ऑल कलेक्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट आ गया तो आप ये मत घूमने की कोई जरूरत नहीं है। देखो विभागाध्यक्ष की बात करता है तो हमेशा 25/8 में आता है। ठीक है, और अब आपको ये पता है कि नियम 2 में है सब में। अब बात ये होती है ये कौन से उसमें है, तो इसका आंसर ब आएगा नियम 17। ठीक है, 2 के 17 के अंदर 25/8 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का तो साथियों आपको सबको पता था। अब जो क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो आरएसएमबी लेवल का वो किस प्रकार से दे सकता है। अब इसी क्वेश्चन को आपको ये घुमा के ये पूछा जा सकता है कि सामान्य वित्त लेखा नियम के नियम 2/17 के दिन 25/8 में ऑल कलेक्टर एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को विभागाध्यक्ष की सूची में कौन से क्रमशः जोड़ा गया है? विवादास पता है, लेकिन ये जोड़ा कौन से सूची में गया? साथियों ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, अभी कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बने थे उनको पावर देने के लिए ये सिस्टम किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। यह सूची 267 से 60 है, 287 से 50 है, 60 से 257 है या 50 से 287। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, इसका आपका आंसर आएगा 60 और 267। अब जब ऑल कलेक्टर की बात करेगा तो आपको किस में देना, 60 में, और जब ऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 267 में। ठीक है, आगे चलें। पेमेंट ऑफ एसएन स्पार्ट शब्द कौन से जीए से संबंधित है? ये साथियों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हाल ही जो एसएन वाला जो है ना पेमेंट, वो कौन से जीए से संबंधित है? G110C से, G110D से, G110E से या G110F से। तो आपको आंसर देना साथियों से आंसर देना 110E से। आगे चलें। दिनांक 16/8/2023 को, कौन सी दिनांक की बात करें? 16/8 की को सिंगल नोडल अकाउंट के भुगतान। यहाँ सिंगल नोडल अकाउंट का मतलब क्या हुआ साथियों? एसएनए। वहाँ हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंग्लिश में किया था, अब इसको हिंदी में किया है कि 16/8/2023 को सिंगल नोडल अकाउंट के भुगतान के लिए नया जीए प्रारूप जोड़ा गया, जो कि है 110C, 110E, 110B, 110D। तो आपको आंसर देना क्या है साथियों? ब आंसर देना 110E है। ठीक है, SNBA से आप क्या समझते हैं साथियों? इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जैसे आपके मुंह पे रटा हुआ था सिंगल नोडल बैंक अकाउंट होता है, इसका आंसर तो क्या है? सिंगल नोडल बैंक अकाउंट। लेकिन आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं? देखो ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ जैसे सर देखें आप सिंगल नोडल बैंक अकाउंट, तो आप जब पढ़े तो एक एक शब्द को अवश्य पढ़े, जल्दीबाजी में कोई गलती ना करें। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन में। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में दिनांक 26/9/2023 को अकाउंटेंट के साथ ई सुलह के समाधान की व्यवस्था किस नियम के तहत जोड़ी गई है? साथियों ये क्वेश्चन आपको अभी पता नहीं होगा, अभी 26/9 को ही हाल ही इसके अंदर जोड़ा गया है। क्या है? इस अकाउंट के साथ ई सुलह के समाधान की व्यवस्था की गई है। तो यह नियम जो प्रतिस्थापित किया गया वो कौन से नियम के तहत ये सिस्टम किया गया? 11/2 के तहत जोड़ा गया, 27/2 के तहत जोड़ा गया या 11/3 के तहत जोड़ा गया, या नियम
28 में जोड़ा गया है। तो साथियों आपको आंसर देना है सही नियम 11(3) के तहत। ठीक है। अब सामान्य वित्त लेखा नियम में मासिक ई खाता, अब अपन बात कर रहे हैं जो मंथली जो खाता होता है, मासिक ई खाता और रिटर्न का प्रावधान अभी हाल ही 26/9/2023 को किस नियम के तहत जोड़ा गया? नियम 11(2) के तहत, नियम 27(2) के तहत, नियम 11(3) के तहत, नियम 28 के तहत। तो आपको आंसर देना साथियों ब नियम 27(2) के तहत। ध्यान रखना साथियों, है ना। एक बार सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में मासिक ई खाता और रिटर्न के संबंध में ई ट्रेजरी या अन्यथा खाते में भुगतान की गई राशि के लिए क्रेडिट का दावा करने वाला फॉर्म कौन से जी में भरा जाएगा? ये सारे साथियों नए जी हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। अभी ये जोड़े गए हैं नियम, तो हो सकता है ये नए जी वाले क्वेश्चन आपके आ जाए। तो ये जी 13 या 15 या 17 या 16। तो आपको आंसर देना क्या साथियों? ए जी 13। ठीक है, आंसर आ जाएगा। हाल ही में दिनांक 26/9/2023 को सामान्य वित्त लेखा नियम के कौन से नियम के तहत खातों का ई एक्सट्रैक्ट प्रावधान जोड़ा गया है? ई एक्सट्रैक्ट प्रावधान अभी जोड़ा गया है, ये आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में। नियम 11 में, नियम 27 में, नियम 55 में, नियम 28 के तहत ये जोड़ा गया है। तो साथियों इसका आंसर आएगा द नियम 28 के तहत ये जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्त और लेखा नियम में हाल ही में नियम 28 के तहत खातों का ई निकालने। अब साथियों में ध्यान रखना, अभी मैंने एक जो इससे नवा क्वेश्चन किया था, अपन ने बात की ई एक्सट्रैक्ट। हो सकता है आपको ई एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं आ जाए, ई निकालना शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो एक ही बात है। ठीक है। सामान्य वित्त लेखा नियम में हाल ही में नियम 28 के तहत खातों का ई निकालने का प्रावधान किया गया। यदि किसी प्रकार की उसमें त्रुटि होने पर सुधार कौन से जीए प्रारूप में किया जाएगा? तो ऑप्शन आएगा जीए 12 में, जीए 15 में, या जीए 11 में, या जीए 17 में। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको आंसर क्या देना है इसमें? इसका आंसर देना साथियों ब आंसर देना है जीए 15 के तहत ये प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्त लेखा नियम में हाल ही में नियम 28 के तहत खातों का ई निकालने का प्रावधान किया गया, जिसके संबंध में सही कथन है। अब साथियों क्या है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर जीए 15 के तहत फॉर्म भरा जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। खाता शीर्ष 8009 8011 के संबंध में त्रुटि होने पर निदेशक राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग संपूर्ण खाते में निर्धारित प्रपत्र में सुधार के लिए एकल समेकित ई अधिवेशन तैयार करेगा। हर वर्ष मार्च माह के महीने में सिस्टम के माध्यम से खातों की प्रविष्टि सीधे महालेखाकार को भेजी जाएगी। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी जो ये ई खाता जो प्रावधान किया गया है ई एक्सट्रैक्ट, इसके तहत कौन से महीने के तहत सूचना और किसको भेजी जाएगी? तो साथियों आप बताओगे मार्च महीने में महालेखाकार को। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? द सभी। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमने वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, साथ में इसके साथ 9 चंद्रयान RSR के और 4 GFR के चंद्रयान भी इसके साथ ऐड किए हुए हैं। स्क्रॉल तिथि के साथ फॉलो सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न ई चालान को संबंधित कार्यालय में ई ट्रेजरी के सिस्टम में रिकॉर्ड में रखे जाने का प्रावधान सामान्य वित्त लेखा नियम के कौन से नियम के तहत जोड़ा गया है? नियम 28, नियम 76, नियम 55, नियम 11 के तहत। तो साथियों आपको आंसर इसमें आएगा नियम 55 आंसर आएगा। ध्यान रखना, स्क्रॉल तिथि के साथ फॉलो सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न ई चालान से संबंधित कार्यालय में ई ट्रेजरी सिस्टम में रिकॉर्ड रखने का जगह प्रावधान जो जोड़ा गया वो अभी हाल ही जोड़ा गया, नियम 55 के तहत जोड़ा गया। ठीक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26/9/2023 के अनुसार कौन सा नियम विलोपित किया गया? साथियों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए। अभी ये एक नियम विलोपित किया है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। नियम 52, नियम 56, नियम 55, नियम 21। तो आपको आंसर देना है ब आंसर देना है नियम 56 को विलोपित अर्थात हटा दिया गया है, अब डिलीट कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर हमने बनाया है कि निम्न में से कौन से नियम को दिनांक 26/9/2023 के अनुसार विलोपित किया गया? ठीक, वो कौन सा नियम था? ठीक है, विभागीय अधिकार द्वारा चालान पर हस्ताक्षर करने का, चालानों के विशेष प्रपत्र का था, चालानों की प्रति से संबंधित था, या भुगतान के लिए रसीदों का सीधे उपयोग में लेने से संबंधित था? तो आपको आंसर देना साथियों आंसर देना है विभागीय अधिकार द्वारा चालान पर हस्ताक्षर। यह सिस्टम क्यों इसको विलोपित किया गया साथियों पता है? क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इसलिए ना इसको विलोपित कर दिया है।
अगले में चलते हैं। नियम 79 के उपनियम 2 से 4 में क्या प्रावधान किया गया, अर्थात बिल तैयार करने एवं उसके प्रारूप के संबंध में भी हाल ही में कुछ परिवर्तन किया गया है, जो कि नियम 79 के उपनियम 2 से 4 में किया गया है। उसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया है, इसके क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सिस्टम जनित ई बिल तैयार किया जाएगा। ठीक है, सिस्टम से बिल होगा। आपूर्तिकर्ता के बिल ई बिल के रूप में स्कैन अपलोड कर लिए जाएंगे तथा मूल प्रति ऑडिट के लिए रिकॉर्ड में रखी जाएगी। ठीक है, सिस्टम द्वारा जनित बिल केवल राजकोष में रखे जाएंगे या सभी, तो ये सारे प्रावधान किए गए। तो आपको आंसर देना चाहते हो, द आंसर देना है इसमें। ठीक है, अगला चलते हैं। नियम 79 के उपनियम 2 से 4 के तहत क्या क्या प्रावधान नए जोड़े गए हैं, क्या क्या प्रावधान नए जोड़े गए हैं। राशि शब्दों के साथ साथ अंकों में भी लिखी जाएगी। पूरे रुपए की संख्या के बाद केवल शब्द लिखा जाएगा। ई बिलों पर ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं है, या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है, इसके अंदर द आंसर देना है, सभी। द आंसर देना है इसके अंदर सभी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। दिनांक 26/9/2023 के अनुसार नियम 79 के उपनियम 2 से 4 के तहत जोड़े गए प्रावधान में शामिल नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन बनाया था कि क्या क्या प्रावधान जोड़े। अब हो सकता है कि आरएसएम भी ये बनाते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान नहीं है। तो देखो साथियों, पढ़ना इसके ऑप्शन में। राशि शब्दों के साथ साथ अंकों में भी लिखी होनी चाहिए। पूरे रुपये की संख्या के बाद केवल शब्द लिखा जाएगा। ई बिलों पर मैनुअल सुधार या मिटाने और ओवर राइटिंग की अनुमति केवल कार्यालय अध्यक्ष को है, या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आंसर जो है इसका आंसर गलत है, केवल ये कार्यालय अध्यक्ष को ये बात गलत है। ठीक है, हाल ही में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31/5/2023 के अनुसार IFMS पर नेफ्ट/RTGS के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों के लिए ई ट्रेजरी खोले जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि कहाँ पर खोली जानी है। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक बार वापस देखना। दिनांक 31/5/2023 को IFMS पर जो नेफ्ट और RTGS होता है उसके माध्यम से सरकारी जो भी प्राप्त करते हैं उसके ई ट्रेजरी खोले जाने का उल्लेख किया गया। वो कहाँ खोली जाएगी, देखो समस्त संभाग स्तर पर खोली जाएगी, केवल जयपुर में खोली जाएगी, जयपुर व जोधपुर में खोली जाएगी, केवल जोधपुर में खोली जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन आपके कई बनाए जा सकते हैं उसके अंदर RSM विभाग द्वारा। तो आपको इसमें आंसर क्या देना, आपको आंसर देना साथियों ब, केवल जयपुर में ही खोली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जब RPSC या अन्य संस्थाओं के सदस्यों को विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाता है, किसको, RPSC अन्य संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाता है, तब अधिकतम एक वर्ष में कितने दिवस का कर्तव्य अवकाश मिलेगा। अब साथियों ये क्वेश्चन आप ये कहोगे सर ये थोड़ा बाहर है, अपने सिलेबस से बाहर नहीं है। कर्तव्य अवकाश किसको माना गया, ठीक, वो अवधि। तो अभी जब RPSC या कोई संस्था को सदस्य विशेषज्ञ आता है तो एक साल के अंदर कितने दिवस तो कर्तव्य अवकाश माना जाएगा। तो ऑप्शन देखो आप, 15 दिवस, 10 दिवस, 30 दिवस, जितना दिवस उपस्थिति प्रमाण पत्र मिले उतने दिवस तक ही। तो साथियों इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो अधिकतम जो होता है वो आपको आंसर देना है 30 दिवस तक। ठीक है, अभी हाल ही में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सह उप सचिव निदेशक उपभोक्ता मामलात विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित कब किया गया, दिनांक 17/3/2023, दिनांक 20/7/2023, दिनांक 21/6/2023, या इसको विभागाध्यक्ष घोषित ही नहीं किया गया है। तो साथियों इसको आपको आंसर देना है 17/3/2023 को। ठीक है, सेवारत चिकित्सकों चिकित्सक शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 110 व 112 के अनुसार उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृत असाधारण अवकाश अहर्क सेवा में गणना योग्य नहीं होती है। ठीक है, पहले जो चिकित्सा अवकाश होता था उसको अहर्क सेवा में गणना योग्य नहीं माना जाता था, परंतु अभी हाल ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12/6/2023 के अनुसार कौन सी अहर्क सेवा में शामिल की गई है, कौन कौन से माना गया। पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 3 वर्ष की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि, पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष की अवधि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 20 के अनुसार, पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष की असाधारण अवधि DSP हेतु, या सभी। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना द, इन सभी को अहर्क सेवा में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12/6/2023 के अनुसार सेवारत चिकित्सक और चिकित्सक शिक्षकों को द्वारा उच्च न्यायालय के लिए उच्च अध्ययन के लिए गए असाधारण अवकाश को अहर्क सेवा में माना गया, जिसके संबंध में सही कथन है। अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था, इनको ये माना गया अहर्क सेवा में। अब आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष तक की सेवा को माना गया,
पूर्ण सेवा काल 3 वर्ष से अधिक की सेवा को माना गया है। किसी भी समय के लिए 3 वर्ष तक की सेवा के लिए माना गया, किसी भी समय के लिए 3 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए माना गया है। तो साथियों, आपने पूर्ण सेवा काल तो पढ़ा है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक या कम ये आपने अभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसमें ध्यान रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर आएगा पूर्ण सेवा काल 3 वर्ष तक की सेवा, अधिक का नहीं है, 3 वर्ष तक ही माना गया है। चिकित्सक को उच्च अध्ययन हेतु असाधारण अवकाश की सेवाओं को निम्न में से किन के लिए आवश्यक सेवा में शामिल किया गया, किन किन को। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से बना जा सकता है, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि को, पेंशन को, प्रमोशन को। वार्षिक वेतन वृद्धि, पेंशन, DA, CP, वार्षिक वेतन वृद्धि, पेंशन या बोनस, वार्षिक वेतन वृद्धि, पेंशन और DCP। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर आपको देना है, आंसर देना है वार्षिक वेतन वृद्धि, पेंशन और DA-CP। ठीक है। सेवारत चिकित्सकों चिकित्सक शिक्षकों को उच्च अध्ययन के लिए असाधारण अवकाश की अवधि के लिए पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष तक की अवधि को अहर सेवा माना गया है, जो कि कब से माना गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दिनांक 17/10/7/22 से, 12/6/22 से, 10/7/23 से या 12/6/2023 से। तो इसका साथियों आंसर आएगा 12/6/2023। ठीक है। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति कब तक रखा जा सकता है तथा पेंशन पर लाभ कहाँ से मिलेंगे। सेवानिवृत्ति की तिथि तक रखा जा सकता है प्रेरक संस्था से, सेवानिवृत्ति तिथि से 2 माह तक या संबंधित संस्था जहाँ पर कार्यरत है, सेवानिवृत्ति तिथि तक या जहाँ पर कार्मिक कार्यरत है, सेवानिवृत्ति तिथि से 2 माह तक प्रेरक संस्था द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में साथियों आपको आंसर देना है सेवानिवृत्ति तिथि तक प्रेरक संस्था द्वारा। अब सेवानिवृत्ति तिथि तक उसको रखा जा सकता है, लेकिन पेंशन पर लाभ कहाँ से मिलेगा, प्रेरक संस्था से मिलेगा। ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रतियोगिता आयोजनों और टूर्नामेंट में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले को विशेष वेतन वृद्धि दी जाएगी, जो कि कौन से वेतन के अनुसार देय होगी। ये जो विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी कौन सी होगी, विशेष वेतन के अनुसार मिलेगी, उनको व्यक्तिगत वेतन के अनुसार दी जाएगी, पद परिकल्पित वेतन के अनुसार दी जाएगी या सामयिक वेतन के अनुसार मानी जाएगी। तो आपको साथियों इसको आंसर देना है, आंसर व्यक्तिगत वेतन के अनुसार। SNA से आप क्या समझते हैं, सिंगल नोडल खाता, व्यक्तिगत खाता, केंद्रीय खाता या चालू खाता। तो आपको आंसर देना है सिंगल नोडल खाता। ठीक है। SNA और CNA से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार भी आ सकता है। तो सिंगल नोडल अकाउंट और सेंट्रल नोडल अकाउंट, इस प्रकार से अलग अलग आपके ऑप्शन होंगे। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है सिंगल नोडल अकाउंट और सेंट्रल नोडल अकाउंट। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार राज्य की विभिन्न सेवाओं के सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य सेवा में 5, अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा में 12.5% और चतुर्थ श्रेणी में 15। इसी प्रकार ऑप्शन में अलग अलग, राज्य में 15, अधीनस्थ मंत्रालयिक में 12, चतुर्थ में 15, राज्य सेवा में 5, अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा में 12, चतुर्थ श्रेणी में 15 या इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार जब ऑप्शन आए तो आपको साथियों आंसर ध्यान रखना, एक तो 12.5% का ध्यान रखना, और राज्य सेवा को 5 मिलेगा और चतुर्थ श्रेणी को 15। ठीक है। इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रावधान किया गया आरक्षण का। दिनांक 31/5/2023 के अनुसार, कब की, 31/5 के अनुसार सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 44 में संशोधन करते हुए IFMS पर नेफ्ट और RTGC के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों की सुविधा करने का उल्लेख किया गया, जिसके संबंध में सही कथन है। ये 31/5 को किया गया, कौन से नियम के तहत संशोधन किया गया, अभी हाल ही में नियम 44 में किया गया। क्या सही है, प्रेषक CPIN के रूप में चालान किसी भी बैंक या शाखा के काउंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या चेक के माध्यम से भुगतान करेगा। समयातीत पर धनराशि RBI को भेजने की जिम्मेदारी प्रेषक और बैंक की होगी। RBI जयपुर में एक आहरण खाता ई-ट्रेजरी ऑफिसर जयपुर के नाम से खोलेगा या सभी। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, क्या आएगा साथियों, इसमें आपका आंसर होगा आंसर होगा। ठीक है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 11 के उपनियम 3 में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 26/9/2023 को संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार महालेखाकार के साथ समाधान किया जाना है, जिसके संबंध में सही है। नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार के साथ व्यय और भुगतान का नियमित समाधान व्यवस्था करेगा। समाधान में कोई त्रुटि होती है तो निर्धारित प्रपत्र में खाते में सुधार हेतु भेजेगा।
सभी कार्यालय के प्रमुख अपने राजस्व और व्यय के आंकड़ों को ट्रेजरी उपकोषागार के साथ ई समाधान करेंगे। तो इसमें साथियों क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा ये सभी संशोधन किए गए हैं, प्रावधान किए गए। अभी सामान्य वित्त लेखा नियम के नियम 11 के उपनियम 3 के तहत हाल ही में ई समाधान के संबंध में गलत कथन। अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि इन्हें क्या क्या प्रावधान की। अब हो सकता है इसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे हटा दें, इसमें से कौन सा गलत है या सही है ये आप बताएं। तो अपन बात करें कौन सा गलत है। सभी कार्यालय प्रमुख अपने राजस्व और व्यय के आंकड़ों का महीने में 2 बार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कोई विसंगति नहीं है। इस समाधान में महालेखाकार के साथ साथ नियंत्रण अधिकारी व्यय भुगतान के मासिक खातों के मिलान की व्यवस्था करेगा। सभी कार्यालय प्रमुख अपने राजस्व और व्यय के आंकड़ों का महीने में 1 बार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कोई विसंगति नहीं है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आंसर आएगा साथियों, आंसर ये गलत है। महीने में 1 बार नहीं है, इसका क्या है, महीने में 2 बार का प्रावधान किया गया। कितनी बार का? 2 बार का, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अगला चलते हैं। सामान्य वित्त लेखा नियम के नियम 27 के उपनियम 2 के अनुसार मासिक ई खाता और रिटर्न के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं? नियंत्रक अधिकारी मासिक खातों की रिटर्न प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। GA 13 के तहत ई ट्रेजरी के भुगतान की गई राशि के लिए क्रेडिट का दावा करेगा या अन्य हिसाब लगाएगा। यदि किसी क्रेडिट का दावा किया जाता है लेकिन खाते में नहीं पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी की होगी या सभी। साथियों आपको आंसर देना सभी। अगले में चलते हैं साथियों। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के 28 के तहत खातों का ई एक्सट्रैक्ट प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक माह में जमा कराई गई राशि दर्शाई जाएगी। ई चालान का सही एवं पूर्ण वर्गीकरण रखा जाएगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो GA 15 के अनुसार ई कोषागार अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजाई जाएगी। सभी आंसर आएगा सभी। इनके क्वेश्चन के जो बनते थे वो हमने पूर्व में करा दिया आपको। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 84 के उपनियम 3 में नए जोड़े गए प्रावधान के अनुसार ट्रेजरी द्वारा पारित सभी चेकों का भुगतान हेतु बैंक में भेजे जाने से पूर्व चेकों के नकदीकरण देखने के लिए कौन से GA प्रारूप में रजिस्टर रखा जाएगा? ठीक है, GA 25 में, GA 27 में, GA 30 में, GA 29 में। तो साथियों आपका आंसर आएगा GA 25 में। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 84 के उपनियम 3 में नए जोड़े गए प्रावधान के अनुसार ट्रेजरी द्वारा TV नंबरों के साथ संबंधित DDOs को ई फॉर्म कौन से GA प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा? अब ये बात कर रहे हैं DDO के लिए, GA 27 में, GA 24 में, GA 25 में, GA 29 में। तो आपको साथियों आंसर देना है, इसका आंसर आएगा GA 25 के तहत। एक महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश जो बच्चे के जन्म के समय सरकारी सेवा में नहीं थी, ठीक है, उसे मिल सकेगा, जो कि किस दिनांक से प्रभावी या देय होगा? ठीक है, एक जो महिला है जो सरकारी सेवा में नहीं थी, ठीक है, पहले उसका कोई बच्चा है, फिर बाद में जब जैसे जॉब लग जाती है तो उसको भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, लेकिन किस दिनांक से प्रभावी किया गया? या वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/11/2022 से किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 7/12/2020 से, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 7/12/2020 से, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 7/12/2020 से। साथियों इसमें आप सबको डेट को तो शायद मुझे को लग रहा सबको याद होगी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको इम्पोर्टेंट भी लिख देता हूँ। लेकिन ये आदेश किसका था? वित्त विभाग का था, उच्च न्यायालय का था या उच्चतम न्यायालय का? ठीक, फाइनेंस का था, हाई कोर्ट का था या सुप्रीम कोर्ट का? तो साथियों इसमें आंसर आएगा कौन सा आएगा? वह आएगा, यह आदेश था हाई कोर्ट का। ठीक है, तो आंसर आएगा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 7/12/2020। साथियों इसकी डेट याद रखना, 7/12/2020 से ये लागू किया गया। ठीक है, एक महिला सरकारी कर्मचारी जो बच्चे के जन्म के समय सरकारी सेवा में नहीं थी उसे मातृत्व अवकाश दिनांक 7/12/2020 से दिया जाएगा। यह निर्णय किसके द्वारा दिया गया? साथ ही इसको हमने फिर एक वापस अलग से क्वेश्चन बनाया, वित्त विभाग द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा? तो इसमें भी आपको हाई कोर्ट करना है ना, वह उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, अगले में चलते हैं। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 19/1/2023 के अनुसार गृह जिले के संबंध में सेवा पुस्तिका के लिए दिए गए निर्देश में से एक नहीं है। अभी हाल ही सेवा पुस्तिका के बारे में कुछ निर्देश दिए हैं जिसमें से एक नहीं है, तो आपको गलत आंसर बताना है इसमें। ठीक है, सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान के आधार पर गृह जिले का निर्धारण किया जा सकेगा। राज सेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान संबंधित
इंदिराज के उपरांत सामान्यतः उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। महिला राजसेवक के प्रकरण में विवाह उपरांत पति के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर निवास स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा। राजसेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान संबंधी इंदिराज के उपरांत सामान्यतः अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्तन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको आंसर देना है साथियों। इसमें द आंसर गलत है। ठीक है, अनुमोदन प्राप्त करके परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये महत्व प्रदान किया हाल ही। निगम, बोर्ड, स्वायत्त संस्थाओं आदि में सरकारी सेवकों की ऐसी नियुक्ति जो उनके प्रशासनिक विभाग नियुक्ति प्राधिकारी के नियंत्रण में स्थापित है को राजस्थान सेवा नियम 144A के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा या नहीं। नहीं, हाँ, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया जा सकता या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आंसर अभी परिवर्तन किया है, आंसर आएगा नहीं। हाल ही में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक विभाग नियुक्ति प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन बोर्ड कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति होने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। ध्यान रखना, प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। हमने भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये आदेश कब से प्रभावी किया गया? 21/2/2022 से, 26/7/2023 से, 27/4/2021 से या 3/1/2024 से। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है वह 26/7/2023 से। दिनांक 10/7/2023 को निम्न पदों को राजपत्रित घोषित किया गया। आयुष नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम, सहायक पंजीयन तकनीकी शिक्षा बोर्ड, सहायक अभियोजन अधिकारी या सभी। तो इसमें आंसर आएगा 10। तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट मान लेना, क्योंकि राजपत्रित इन एक साथ एक ही दिनांक को 10/7 को इन सबको घोषित किया है। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 145 के अनुसार कोई राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अधिवार्षिक की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के दिन उसको अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के शेष का नगद भुगतान की स्वीकृति कौन जारी करेगा? इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है आपको, देखो इसमें ऑप्शन आएगा, प्रतिनियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा, पैतृक विभाग दिया गया या कार्मिक के आवेदन के अनुसार प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी या पैतृक विभाग में से कोई भी एक कर सकता है। तो इसके अंदर आपको आंसर देना साथियों, आंसर ही आएगा केवल पैतृक विभाग ही कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन साथियों हमने वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है। आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप मार्गदर्शन के रूप में मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दिनांक 21/7/2023 के अनुसार सामान्य वित्त लेखा नियम के नियम छिहत्तर में किए गए संशोधन के अनुसार सही है। नियम छिहत्तर में जो संशोधन किया है उसके बारे में कौन सा सही है? सरकार द्वारा जब तक निर्दिष्ट ना हो तब तक कोई बिल का जब तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी चिन्ह, मोहर या मोहर द्वारा हस्ताक्षर वाले बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले बिल ऐसे प्रति हस्ताक्षर प्राप्त होने से पहले ट्रेजरी में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा या सभी। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा, द आंसर आएगा, ये सभी प्रावधान अभी किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में नवगठित जिलों में जिला स्तरीय नए कार्यालयों की स्थापना के लिए कार्यालय अध्यक्ष सामान्य वित्त लेखा नियम के अनुसार कौन घोषित कर सकता है? अभी हाल ही जो नए जिले हुए उनके लिए कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित करेगा? 21/8/2023 के अनुसार विभाग अध्यक्ष करेगा, वित्त विभाग करेगा, कलेक्टर करेगा या कार्मिक विभाग करेगा? तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना विभाग अध्यक्ष। तो ये साथियों इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मानना आप। ठीक है, हाल ही में नवगठित जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय के लिए कार्यालय अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा, जो कि सामान्य वित्त लेखा नियम के किस नियम के तहत? नियम 3 क के तहत, नियम 3 ख के तहत, नियम 4 क के तहत, नियम 4 ख के तहत। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको घुमा करके। तो इसमें आपको साथियों आंसर देना नियम 3 क। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट ही मानना साथियों। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को सेवानिवृत्ति से कितने माह पूर्व प्रत्येक संस्था को लौटाया जा सकेगा? 3 माह पूर्व, 1 माह पूर्व, 2 माह पूर्व, जब कार्मिक आवेदन करे। तो इसमें आपको आंसर देना साथियों, आंसर देना 1 माह पूर्व लौटाना पड़ेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को असाधारण अवकाश स्वीकृति के संबंध में
गलत कथन है। यह कार्यग्रहण से पूर्व कोई पाठ्यक्रम या नज़दीकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तब दिया जा सकेगा। संबंधित अवधि के लिए परीक्षा काल की अभिव्यक्ति किया जा सकेगा। यह अवकाश पूर्वानुमति के बिना भी लिया जा सकेगा। इस प्रकार का आदेश दिनांक 22/2/2021 को जारी किया गया है। तो साथियों, इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा गलत है? ये अवकाश की एक सबसे बड़ी खासियत है ये कि बिना पूर्व अनुमति के आप इसको नहीं ले सकते। आपको अनुमति लेके ही इस अवकाश पे जा सकते हो। एक परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कार्यग्रहण करने से पूर्व किसी पाठ्यक्रम में या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उसे असाधारण अवकाश कब स्वीकृत किया जा सकेगा? पूर्व अनुमति पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त पाठ्यक्रम या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपरांत असाधारण अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करने पर यह अधिकार वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22/2/2021 से स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस दिनांक को कर्मचारी असाधारण अवकाश के लिए आवेदन करे उसी दिनांक से। साथियों, इसमें ध्यान रखना, मैंने अभी पहले भी बताया था, जब तक पूर्व अनुमति नहीं लेगा तब तक ये स्वीकृत नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है। परिवीक्षा की कालावधि के संबंध में सही कथन है। यह अवधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी, यह अवधि पदोन्नति के लिए मानी जाएगी, यह अवधि एसीपी के लिए मानी जाएगी या सभी। तो साथियों, आंसर आएगा 10, सभी के लिए मानी जाएगी। एक कर्मचारी 30 जून को परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर कौन से माह में पे मैट्रिक्स लेवल प्रथम सेल के न्यूनतम वेतनमान अनुज्ञात किया जाएगा? मार्च माह में, अप्रैल माह में, जुलाई माह में या दिसंबर माह में? तो साथियों, आपको आंसर देना है जुलाई के अंदर। ठीक है। एक कर्मचारी 30 जून को परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर कार्मिक को 1 जुलाई को पे मैट्रिक्स में लेवल प्रथम सेल के न्यूनतम पर वेतन अनुज्ञात किया जाएगा तथा प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष पश्चात से मिलेगी। यह माह होगा। अब वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारी को वेतन वृद्धि 1 अगस्त को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या 1 मार्च को। तो साथियों, इसमें प्रावधान किया गया है 1 जुलाई को मिलेगी। एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यक्तिगत मामलों में आपराधिक कार्रवाई, ठीक है, नैतिक अधमता, बेईमानी, अन्य सामाजिक अनियमितता के गंभीर प्रकरणों के अलावा लंबित होने पर उपार्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ देय होगा या नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, परंतु बहाल होने के बाद कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आंसर आएगा मिलेगा, हाँ। ठीक है। एक महिला कर्मचारी जिसका प्रसव राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व हुआ है तो उसे 180 दिन का प्रसूति अवकाश में से राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व की कौन सी अवधि को कम कर दिया जाएगा? अब साथियों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कार्यग्रहण करने की पूर्व की कौन सी अवधि को कम किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। कार्यग्रहण तिथि की प्रसूति अवकाश पर जाने की तिथि, प्रसव से पूर्व 15 दिवस की प्रसवास अवस्था अवधि, राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय शिशु की उम्र, और या व वस दोनों। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है आंसर देना है। क्या आंसर देना है? व वस दोनों। एक महिला कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2024 को राजकीय सेवा में आने से पूर्व प्रसव होने की स्थिति में कितनी तिथि के अंदर आवेदन करने पर उसे प्रसूति अवकाश मिल सकेगा? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, यहाँ 1 जनवरी की बात कर रहे हैं अपन उदाहरण के रूप में, जब भी महिला द्वारा आवेदन किए जाए तब से। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है वह 15 जनवरी। कहने का मतलब 15 दिन का टाइम होता है उसके पास में। ठीक है। एक महिला कर्मचारी जिसका प्रसव राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व हुआ है उसे प्रसूति अवकाश 180 दिवस दिए जाने पर राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के बाद ही कितनी अवधि कम किया जाएगा? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था पूर्व की, अब ये बात है बाद की कितनी अवधि कम की जाएगी? कार्यग्रहण तिथि से प्रसूति अवकाश पर आने की तिथि जो कि अधिकतम 15 दिवस तक, प्रसव के पूर्व 15 दिवस की प्रस्तावस्था तिथि, राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय शिशु की उम्र दिवस या सभी। तो इसके अंदर साथियों आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है? आंसर देना है कार्यग्रहण तिथि से प्रसूति अवकाश पर जाने की तिथि जो कि अधिकतम 15 दिवस तक होगी, उस अवधि को कम कर दिया जाएगा। एक राज्य कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति हेतु आवेदन लगाया जाए तब द्वितीय 365 दिन के लिए कितना अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? कहने का मतलब पहली बार तो उसने ले लिया, ठीक, सेकंड बार के लिए वो जाती है तो कितना मिलेगा? पूरा 180 दिवस मिल जाएगा, 80% मिलेगा या 100% मिलेगा या महिला की इच्छा अनुसार मिलेगा? तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा वह आएगा 80% मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव कब स्वीकृत नहीं किया जा सकता? 5 दिन से कम अवधि के लिए, 15 दिन से कम अवधि के लिए, 10 दिन से कम अवधि के लिए, 7 दिन से कम अवधि के लिए। साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है।
इसके अंदर आपको आंसर देना है 5 दिन से कम अवधि के लिए आप चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। चाइल्ड केयर लीव कब स्वीकृत नहीं किया जा सकता? एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार से अधिक अल्प अवधि के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक अल्प अवधि के लिए, प्रथम 365 दिवस के लिए 100%, द्वितीय वर्ष के लिए 80%। तो आपको साथियों इसके अंदर जो है कौन सा गलत है, कब स्वीकृत नहीं किया जा सकता? एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक अल्प अवधि के लिए नहीं ले सकता। 2 बार तो ले सकता, 3 बार नहीं ले सकता। ठीक है। चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने का वर्षवार प्रतिशत प्रथम द्वितीय होगा 80 और 100, 90, 80, 100, 80, 80 और 90। तो इसमें आंसर आपको देना है, सा आंसर देना साथियों। प्रथम बार आप तो जितने मिलता है उसका 100 ले सकते हो, दूसरी बार 80% ले सकते हो। ठीक है। यदि चाइल्ड केयर लीव अवकाश का प्रारंभ यदि एक कैलेंडर वर्ष में होता है तथा समापन अगले कैलेंडर वर्ष में, तो चाइल्ड केयर लीव की गणना कौन से कैलेंडर वर्ष में मानी जाएगी? समापन वाले कैलेंडर वर्ष में, प्रारंभ वाले कैलेंडर वर्ष में, प्रारंभ व समापन जितना समय लिया है उस कैलेंडर वर्ष के अनुसार या स्वीकृत अधिकारी की इच्छा अनुसार। तो साथियों इसके अंदर आपको आंसर देना है, आंसर देना प्रारंभ वाले कैलेंडर वर्ष के अनुसार। जब उसने प्रारंभ किया था उसी को कैलेंडर वर्ष को माना जाएगा। ठीक है। एक स्थायी राज्य कर्मचारी अध्ययन अवकाश के स्थान पर असाधारण अवकाश पर चला जाता है। स्थायी कर्मचारी अध्ययन अवकाश के स्थान पर असाधारण अवकाश पर चला जाता है तथा असाधारण अवकाश की समाप्ति पर कार्यान्वयन नहीं करता, तो ऐसे कर्मचारी के संबंध में सही कथन है, इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माना जाएगा। असाधारण अवधि का पेंशन पर लाभ नहीं मिलेगा, असाधारण अवधि का वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी, या सभी। तो साथियों इसका आंसर आएगा द। क्या आएगा? यह सभी नहीं होगा। एक स्थायी राज्य कर्मचारी अध्ययन अवकाश की अवधि में असाधारण अवकाश पर चला जाता है तथा असाधारण अवकाश की अवधि समाप्त होने पर वापस नहीं आता 10 जनवरी तक, 15 जनवरी तक, 30 जनवरी तक। ये ऑप्शन गलत है। सब अगला करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जो पहले से 5 वर्ष की सेवा प्रतिनियुक्ति के रूप में दे चुका हो, उसे पुनः प्रतिनियुक्ति पर कब भेजा जा सकेगा? 3 वर्ष के अंतराल होने पर, 1 वर्ष के अंतराल होने पर, 2 वर्ष के अंतराल होने पर, या कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी। तो साथियों ध्यान रखना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 3 वर्ष के अंतराल पे। ठीक है। ये परिवर्तन किया अभी। एक वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2017 के अनुसार 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनः प्रतिनियुक्ति पर 3 वर्ष के अंतराल में ही जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक शर्त होगी सामान्य परिस्थिति में या प्रशासनिक विभाग की अनुमति से, असाधारण परिस्थिति में वित्त विभाग की अनुमति से, सामान्य परिस्थिति में वित्त विभाग की अनुमति से, असाधारण परिस्थिति में प्रशासनिक विभाग की अनुमति से। किसकी अनुमति से और कब वह जा सकेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3 साल का तो आपको सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता, तो इसको ध्यान रखना। केवल असाधारण परिस्थिति में जाएगा, जो भी कब वित्त विभाग जब अनुमति दे दे। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 15 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष? तो ये तो सबको पता है साथियों, 10 वर्ष। साथियों ये सभी क्वेश्चन हमने वर्षिका एक पे प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिए हैं। आपको नहीं मिले तो आप मार्गदर्शन के रूप में मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।